Okay, now friends, let us just understand today the most important change of Finance Act 2016. That is a change in Rule 6 of Senvet Credit Rules 2004. Friends, when I say Rule 6 of Senvet Credit Rules 2004, so let us just tell me the background when the rule is applicable actually. So it is entirely a substituted rule. So I won't say that the rule was not there. It was there, but it was something else earlier, and now entire rule has been substituted with new provisions. So when I say entire rule has been substituted with new provisions, first we need to understand that what was the old provision. तो फ्रेंड रूल 6 तब अप्लाई होता था जब हम एज अ मैन्युफैक्चरर एग्जम्प्ट और टैक्सेबल पोर्शन दोनों में डील करें. जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप मैन्युफैक्चरर हो और एज अ मैन्युफैक्चरर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो. अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स तुम बना रहे हो वो सारे के सारे टैक्सेबल है. पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये भी है कि आप जितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो सारे के सारे एग्जम्प्ट ही है. जबकि पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये है कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो, माने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट टैक्सेबल हो और एटलीस्ट एक प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो. फ्रेंड्स, जब ये एक प्रोडक्ट टैक्सेबल हो, जब ये एक प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हो एटलीस्ट, देन इन दैट केस हम लोग कहीं रूल 6 की तरफ जा रहे हैं. मैं सेम पॉइंट सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट से भी बोलूंगा. लेट अस अंडरस्टैंड दैट एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें एक ऑप्शन ये है कि सारी की सारी सर्विसेज आपकी टैक्सेबल है, विच इन टेक्निकल लैंग्वेज वी कॉल इट एज नॉन एग्जम्प्ट, सो टैक्सेबल है बेसिकली. दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी सारी की सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट है. जबकि तीसरा ऑप्शन है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें एटलीस्ट एक पोर्शन ऑफ सर्विस टैक्सेबल है और एक पोर्शन ऑफ सर्विस एग्जम्प्ट है. तो उस सिचुएशन में हम लोग अगेन रूल 6 की तरफ जा रहे हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेम ओवर हियर. नाउ व्हेन आई से एक असेसी है जो कुछ इनपुट्स परचेस कर रहा है, मटीरियल्स, कुछ सर्विसेज रिसीव कर रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनपुट सर्विसेज, एंड कुछ मशीन्स कैपिटल गुड्स परचेस कर रहा है. अब ये इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स वो कहाँ पे यूज करने वाला है? तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है. ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वो मैन्युफैक्चरर है और वो उसे यूज करने वाला है नॉन एग्जम्प्ट गुड्स में, सो ऐसे गुड्स जो अल्टीमेटली टैक्सेबल है. या अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो वो ऐसी जगह यूज करने वाला है जो नॉन एग्जम्प्टेड सर्विसेज है. So friends, as we understand, this input services and capital goods are going to be used in non-exempt portion, taxable portion. Then in that situation, obviously हमारे केस में डबल टैक्सेशन होने के चांसेस है, तो आपको क्रेडिट मिलना ही चाहिए. So यहाँ पे आपको रूल 6 एक्चुअली फॉलो ही नहीं करना है, आप फुल क्रेडिट ले सकते हो. सिमिलर वे, मान लो कि यही इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स आप यूज कर रहे हो ऐसी जगह पे जो एग्जम्प्ट है. दैट मींस योर गुड्स आर एग्जम्प्ट, योर सर्विसेज आर एग्जम्प्ट. इफ योर गुड्स आर एग्जम्प्ट, योर सर्विसेज आर एग्जम्प्ट, तो जो इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स एग्जम्प्ट पोर्शन में यूज हुए उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज इट वोंट रिजल्ट इनटू डबल टैक्सेशन. एंड द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट इज टू रिमूव डबल टैक्सेशन. बट व्हाट इफ एज अ मैन्युफैक्चरर आप नॉन एग्जम्प्टेड एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स बना रहे हो, माने आपके एटलीस्ट एक प्रोडक्ट नॉन एग्जम्प्ट है, दैट इज टैक्सेबल है, और एटलीस्ट एक प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, विच इज एग्जम्प्ट पोर्शन जहां पे टैक्स नहीं भरना है. तो अब इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स का कुछ बेनिफिट टैक्सेबल पोर्शन को मिल रहा है, कुछ बेनिफिट एग्जम्प्ट पोर्शन को मिल रहा है. जितना बेनिफिट टैक्सेबल पोर्शन को मिले उस प्रपोर्शन में आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, और जितना बेनिफिट एग्जम्प्ट पोर्शन को मिले उस प्रपोर्शन में आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. अब कितना क्रेडिट मिलना चाहिए और कितना नहीं मिलना चाहिए वही डिसाइड करने के लिए बेसिकली हम रूल 6 फॉलो करते हैं. Same point for service provider. I mean, as a service provider, you are providing certain services which are exempted and certain services which are non-exempted. जैसे कि आप एग्जाम्पल की तरह ले लो, बैंक्स की बात करें तो बैंक में एक पोर्शन है जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे प्रोवाइडिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो ये एग्जम्प्टेड पोर्शन हो गया एज पर सर्विस टैक्स. एंड अगर आप दूसरे पोर्शन की बात करो जहाँ पे बैंक चेक के लिए चार्जेस लेते हैं, लॉकर के लिए चार्जेस लेते हैं, बैंक मर्चेंट बैंकिंग अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए चार्जेस लेते हैं, चेक बाउंस हो जाए तो उसके लिए चार्जेस लेते हैं, ये सारे टैक्सेबल पोर्शन है.
तो ये जो टैक्सेबल पोर्शन है वहां पे सर्विस टैक्स अप्लाई होने वाला है. सो दैट मीन्स देयर इज सम पार्ट ऑफ इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स विच इज यूज्ड इन नॉन एग्जम्प्टेड पोर्शन एंड सम पार्ट ऑफ इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स विच इज यूज्ड इन एग्जम्प्टेड पोर्शन. तो जितना नॉन एग्जम्प्टेड पोर्शन में यूज हुआ उसका पूरा सैनवेट क्रेडिट मिलना चाहिए, जितना एग्जम्प्टेड पोर्शन में यूज हुआ उसका सैनवेट क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए. तो इसी पार्ट के लिए, इसी प्रपोर्शन के लिए फ्रेंड्स हम फॉल होते हैं इन समथिंग व्हाट वी कॉल्ड एज रूल 6. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ओल्ड रूल 6 और नए रूल 6 में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे पहले स्टेज पे ही. जब मैं ओल्ड रूल 6 की बात करूं, दैट इज प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2016, ओल्ड प्रोविजन ये था कि अगर आप नॉन एग्जम्प्टेड और एग्जम्प्टेड दोनों प्रोवाइड कर रहे हो ना, पहले आप डिसाइड करो कि क्या ऐसे कोई इनपुट है जो एक्सक्लूसिवली नॉन एग्जम्प्टेड के ही रिलेटेड है, ऐसे कोई इनपुट है जो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड के ही रिलेटेड है. मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये बताऊं कि बैंक के बिजनेस में ही वो लोन देते हैं, वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. अब मान लो कि बैंक लोन प्रोसेस में कोई स्पेशल अथॉरिटी को हायर करता है, मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मे बी सम अदर प्रोफेशनल, जो बैंक को एडवाइजरी सर्विस देता है कि भाई इस लोन के बिजनेस को, आई मीन इस क्लाइंट के बिजनेस को समझ के कि इस क्लाइंट को लोन देना चाहिए और इस क्लाइंट को लोन नहीं देना चाहिए. तो जो प्रोफेशनल बैंक को सर्विस दे रहा है रिलेटेड टू कि इस क्लाइंट को लोन देना चाहिए और इस क्लाइंट को नहीं देना चाहिए, कैन आई से लोन बिजनेस इज फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस एंड इज एन एग्जम्प्ट बिजनेस. तो ये जो प्रोफेशनल है वो भले सर्विस बैंक को दे रहा है, बट वो सर्विस दे रहा है इन रिलेशन टू एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट पोर्शन. तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको रूल 6 फॉलो करने की जरूरत नहीं थी एज पर ओल्ड रूल. आई एम सेइंग ओल्ड रूल. मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं. मान लो कि कोई प्रोफेशनल है जो बैंक को मर्चेंट बैंकिंग के रिलेटेड सर्विस दे रहा है. अब बिकॉज मर्चेंट बैंकिंग इज अ टैक्सेबल सर्विस, इज अ नॉन एग्जम्प्टेड सर्विस, तो अगर कोई बंदा अगेन बैंक को ही सर्विस दे रहा है बट किसके रिलेटेड दे रहा है, एग्जाम के रिलेटेड के टैक्सेबल के रिलेटेड, तो क्या टैक्सेबल के रिलेटेड, तो क्या अगर टैक्सेबल के रिलेटेड है तो इट इज यूज एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल पोर्शन. तो उस बंदे की सर्विस के रिलेटेड आपको रूल 6 फॉलो करने की जरूरत नहीं है. फ्रेंड्स मैं वापस बोल रहा हूं, देखो हमने इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स रिसीव किए, ये एज अ बैंक हम यूज कर रहे हैं. अब एज अ बैंक हमारा काम है एग्जम्प्ट सर्विस एज वेल एज नॉन एग्जम्प्टेड सर्विस. बट द पॉइंट इज, कैन वी आइडेंटिफाई दैट इसमें से कौन से इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम पोर्शन में यूज हुए और कौन से एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पोर्शन में यूज हुए. फ्रेंड्स जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुए हैं, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हुए ना, उसके लिए आपको रूल 6 फॉलो करने की जरूरत नहीं थी. आप किसके लिए रूल 6 फॉलो करते हैं, तो क्या ओनली वही इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स जो कॉमन हो. आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं. मान लो कि हम लोग नवकार इंस्टीट्यूट में अपार्ट फ्रॉम टीचिंग CA/CS और CPA स्टूडेंट, I mean, apart from that, our organization is also involved in somewhat schooling. That is Navkar Public School that we are doing. Now, as we understand under service tax, the school, that is preschool, secondary, higher secondary, ये सारे स्कूल सर्विसेज एग्जम्प्ट है, फुल्ली एग्जम्प्ट है, उसमें कहीं पे भी सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होता है. जबकि ये जो CA कोचिंग है, CS कोचिंग है, ICWA कोचिंग है, USCPA कोचिंग है, ये सारी सर्विसेज ऐसी है जो टैक्सेबल पोर्शन है. सो वी आर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज एज वेल एज वी आर प्रोवाइडिंग एग्जाम सर्विसेज. अब मान लो कि इसी क्लास में स्कूल वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हो और इसी क्लास में CS वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हो और मैं दोनों को पढ़ाऊं, तो दैट मीन्स माई सर्विस बिकम्स कॉमन. तो उसके लिए रूल 6 अप्लाई होता था. बट कोई फैकल्टी ऐसा हो जो खाली CA वालों को ही पढ़ाते हैं, तो उनकी सर्विस एक्सक्लूसिव हो जाती है. तो अगर उनकी सर्विस एक्सक्लूसिव हो जाती है तो एक्सक्लूसिव टैक्सेबल है तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, एक्सक्लूसिव एग्जम्प्ट है तो पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा. So first you need to identify, in I am saying again prior to Finance Act 2016,
प्रोविजन ये था कि जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम पोर्शन में यूज हो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पोर्शन में यूज हो उन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलता था, और जो कॉमन हो उसके लिए हम रूल 6 फॉलो करते थे। जबकि एज पर फाइनेंस एक्ट 2016, एज पर अमेंडेड वर्जन, जब हम रूल 6 की बात करेंगे, मैं बात कर रहा हूं अमेंडेड वर्जन की, नए रूल 6 की, तो जब हम नए रूल 6 की बात करेंगे, द फर्स्ट चेंज, द फंडामेंटल चेंजेस, रूल 6 हैज टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इनपुट सर्विसेज एंड ऑल कैपिटल गुड्स। I repeat my word is, as per new rule 6, the rule has to be followed in respect of all input services and all capital goods, even if used exclusively in exempt goods or exempt services, or maybe exclusively in taxable portion. So now if I take the same example, कि अगर मान लो कि इसी प्रीमाइसेस में नवकार इंस्टीट्यूट स्कूल वालों बच्चों को भी पढ़ाता है, और इसी प्रीमाइसेस में नवकार इंस्टीट्यूट CACS का कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा है या CPA कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कॉमन सर्विस है, और बिकॉज ये कॉमन सर्विस है तो आपको रूल 6 फॉलो करना है। अच्छा, मान लो कि अगेन कोई फैकल्टी, जैसे मैं खाली CACS में पढ़ाता हूं और कोई और फैकल्टी खाली स्कूल में पढ़ाता है, तो भले वो एक्सक्लूसिव है बट आपको रूल 6 कंपलसरी बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा फॉर ऑल इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, इवन इफ दे आर नॉट कॉमन। तो फर्स्ट फंडामेंटल चेंज फ्रॉम ओल्ड रूल टू न्यू रूल इज, earlier rule 6 was applicable only in relation to common input services and capital goods. Now rule 6 is applicable in relation to all input services and capital goods. That's the first provision. Moving ahead, जो second change है friends, when I say second change, तो जो old rule था ना, उसमें capital goods को तो हम अलग कर देते थे, but input services के लिए अलग criteria आता था। क्या अलग क्राइटेरिया आता था इनपुट सर्विसेज के लिए? तो हमें यह देखना था कि क्या हम अलग रजिस्टर्स मेंटेन कर पाते हैं, यानी जैसे मैंने बताया कि मैं खाली CACS में पढ़ाता हूं तो मेरा बेनिफिट खाली टैक्सेबल सर्विस को है, तो मुझे तो रूल 6 फॉलो करना ही नहीं था। कोई और फैकल्टी है जो खाली स्कूल में पढ़ाता है तो उनका खाली एग्जम्प्ट है, तो उनको भी रूल 6 फॉलो नहीं करना था। बट मान लो कि मैं स्कूल में भी पढ़ा हूं और मैं यहां पे भी पढ़ा हूं, तो दैट मीन्स माय सर्विस बिकम्स कॉमन। तो अब क्या नवकार मेरी सर्विस का अलग रजिस्टर मेंटेन करता है? माने कि भाई इतने घंटे मैंने स्कूल में पढ़ाया, इतने घंटे मैंने CACS में पढ़ाया, यानी इतना एग्जम्प्ट पोर्शन, इतना नॉन एग्जम्प्ट पोर्शन। अगर इस बात का अलग रजिस्टर मेंटेन होता है तो क्राइटेरिया अलग था, और अगर अलग रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है तो क्राइटेरिया अलग था। जब अलग रजिस्टर मेंटेन होता था तो यह बोला गया था कि जितनी सर्विस CACS में है, दैट इज टैक्सेबल पोर्शन, उसका क्रेडिट ले लो, और जितनी सर्विस एग्जम्प्ट में है उस पोर्शन का क्रेडिट मत लो। बट ये तब जब अलग रजिस्टर मेंटेन हो पाता था। अब अगर अलग रजिस्टर मेंटेन ना हो पाए तो उस सिचुएशन में स्टैंडर्ड लॉ ये कहता था कि पहले पूरी क्रेडिट ले लो और फिर बाद में हम रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल करने के लिए मैथोडोलॉजी दी थी, वो मैथोडोलॉजी मोर और लेस यहाँ पे भी है ही। बट आपके पास मोर और लेस पहले दो ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन ये होता था कि आप अलग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो कि अलग रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकते हो। अगर मेंटेन करो तो जितना टैक्सेबल पोर्शन आइडेंटिफाई हो उसका क्रेडिट ले लेना, जितना एग्जाम पोर्शन आइडेंटिफाई हो उसका क्रेडिट मत लेना। और अगर अलग रजिस्टर मेंटेन ना करो तो पहले फुल क्रेडिट ले लो, बाद में रिवर्सल करना है। अब कोई बोले नए रूल 6 में क्या है, तो कि जो नया रूल 6 है ना उसमें आपको पहले ही बोल दिया है कि यू हैव टू क्लेम फुल सैनवेट क्रेडिट। When I use the word that you have to claim full Sandweight credit, that means the standard point is now you are maintaining or not maintaining, तो कि you are not maintaining separate registers। अगर आप separate register maintain नहीं कर रहे हो, ये assume कर लिया गया है और वो आपको full credit बोल रहे हैं कि you have to claim full Sandweight credit irrespective कि तुम अलग register maintain करो नहीं करो। हमारे हिसाब से ये assumed है कि आप अलग register maintain नहीं कर रहे हो।
अब दैट मीन्स जब भी आप इनपुट रिसीव करो, इनपुट सर्विसेज रिसीव करो, कैपिटल गुड्स रिसीव करो, रिसीव करने के टाइम पे एज पर द ओरिजिनल रूल्स लाइक इनपुट का क्रेडिट 4.1, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट 4.2 और इनपुट सर्विस का क्रेडिट 4.7 के हिसाब से जो भी आपका पॉइंट आ रहा है उस टाइम पे आप क्रेडिट ले लो, बट यस यू हैव टू टेक फुल क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। अब क्या, तो कि अब फुल क्रेडिट लेने के बाद इस क्रेडिट को हमें रिवर्स करना है। सो व्हेन आई से इस क्रेडिट को हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मैथडोलॉजी दिया हुआ है लॉ में। क्या, तो कि ऐसा बोला है कि कैपिटल गुड्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, इनपुट सर्विसेज के लिए अलग क्राइटेरिया है। क्रेडिट तो हमने यहाँ पे फुल ले ही लिया है, अब बाइफर्केशन कर रहे हैं कि कितना क्रेडिट लेना और कितना क्रेडिट नहीं लेना। तो व्हेन आई से कैपिटल गुड्स, तो कि उसके लिए रूल ये कहता है कि जो फुल क्रेडिट तुमने लिया है ना, बस उसी को कंटिन्यू करो। जो फुल क्रेडिट तुमने लिया है उसी को कंटिन्यू करो, अनलेस देयर इज अ प्रॉपर वर्ड कॉल्ड अनलेस द कैपिटल गुड्स आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और इन प्रोवाइडिंग एग्जम्प्टेड सर्विसेज। कोई बोले फ्रेंड ये अमेंडमेंट, ये तो ओल्ड रूल में भी था ही, ओल्ड रूल में भी ये तो था ही कि जो कैपिटल गुड्स कॉमन हो ना उसके लिए ये तो बोला ही था फुल क्रेडिट ले लो, अनलेस, એટલે आप पहले डिसाइड करो कि क्या आपका कैपिटल गुड्स कॉमन है कि एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव है तो वो अनलेस में आ जाता था, और अगर वो कॉमन है तो कंटिन्यू विद फुल क्रेडिट, क्योंकि ऐसा लिखा था कि अनलेस इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विसेज। सो अगर वो एग्जम्प्टेड पोर्शन में यूज होता है ना एक्सक्लूसिवली, तो आप कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं ले पाओगे। अगर वो कॉमन है तो आपको क्रेडिट फुल मिल जाएगा। ये ओल्ड रूल 6 था। नया रूल 6 क्या कहता है, तो क्या आपने फुल क्रेडिट तो ले ही लिया है, अब क्या करो, कंटिन्यू विथ सेनवेड क्रेडिट अनलेस इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और इन प्रोवाइडिंग एग्जम्प्टेड सर्विसेज विद अ वेरी प्रॉपर वर्ड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years। माने आपने रिसीव करने के टाइम पे तो फुल क्रेडिट ले लिया है, अब आप ये चेक करो कि आने वाले 2 साल तक आप उसे कहाँ यूज कर रहे हो। क्या आप उसे एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो इन एग्जम्प्टेड सर्विसेज, क्या आप उसे एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स। इफ यस, जिस दिन 2 साल कंप्लीट हो, अगर वो पूरे 2 साल में एक्सक्लूसिवली एग्जाम पोर्शन में यूज हुआ है तो आपको क्रेडिट रिवर्स कर देना पड़ेगा। इन ऑल अदर सिचुएशन यू कैन कंटिन्यू विद द क्रेडिट, मीनिंग देयर बाय अगर 2 साल एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पोर्शन में यूज हुआ है कंटिन्यू विद द क्रेडिट, 2 साल टैक्सेबल एग्जम्प्ट दोनों में यूज हुआ है तो भी कंटिन्यू विद क्रेडिट, बट अगर 2 साल एक्सक्लूसिवली एग्जाम पोर्शन में यूज हुआ तो आपको क्रेडिट रिवर्स कर देना पड़ेगा। એટલે एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो ये नवकार में हमारे क्लासरूम में जो एसी है, AC falls under the definition of capital goods. Now, where are we using this AC, air conditioners? अगर मान लो कि ये क्लास में खाली CA के ही स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो कैन आई से AC are used exclusively in taxable portion? And for back to back 2 years ये क्लास में खाली CA के ही स्टूडेंट बैठेंगे, तो yes for 2 years continuous period it is used in taxable portion and आपको कंटिन्यू करना है with full credit। दूसरा ऑप्शन, मान लो कि ये क्लास में खाली स्कूल के बच्चे ही बैठते हैं, अगर खाली स्कूल के बच्चे बैठते हैं तो अगेन वी कैन से कि इट इज़ यूज एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम पोर्शन, तो बिल्कुल क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द 2 years। बट मान लो कि ये क्लास में 50% टाइम स्कूल के बच्चे बैठते हैं, 50% टाइम CS के बच्चे बैठते हैं, तो ये कॉमन है, और कॉमन है ना तो भी फुल क्रेडिट कंटिन्यू करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रपोर्शन। माने ये क्लास में 10% टाइम CS के बच्चे बैठे, 90% टाइम स्कूल के बच्चे बैठे, और द अदर वे, माने 10% टाइम स्कूल के बच्चे बैठे, 90% टाइम CS के बच्चे बैठे, प्रपोर्शन इररेलेवेंट है। कंटिन्यू विद फुल सेनवेड क्रेडिट अनलेस इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम पोर्शन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years। सो अगर 2 साल कंटिन्यूअस है तो ये आएगा, रिवर्स होगा यहाँ पे, अदरवाइज आप फुल क्रेडिट के साथ कंटिन्यू करो। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेयर डू वी कैलकुलेट दिस कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 2 years? नाउ इट्स अ वेरी रेलेवेंट थिंग। तो क्या उसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि क्या आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कि आप ओल्ड बिजनेस को ही कंटिन्यू कर रहे हो और उसमें नया मशीन लाया।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अब 2 साल का पीरियड आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ दैट कैपिटल गुड्स, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. प्लीज कीप दैट इन माइंड. The continuous period of 2 years will not be counted from the date of purchase. The continuous period of 2 years will be counted from the date of installation of that capital goods. And second point, मान लो कि बिजनेस तो ओल्ड है, तो उस सिचुएशन में अगर ओल्ड बिजनेस में तुमने नया मशीन इंस्टॉल किया है तो अगेन इट वुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन. हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा जो ज्यादा रेलेवेंट है यहाँ पे. इसलिए अगर ओल्ड बिजनेस है और तुमने नया मशीन लिया ना, तो जिस दिन वो इंस्टॉल होगा उसी दिन से वो ऑपरेट होना, ये हम अज्यूम कर सकते हैं. बट अगर मान लो कि न्यू बिजनेस है और तुम नया मशीन लेके आए और इंस्टॉल कर दिया बट बिजनेस स्टार्ट नहीं किया ना, तो वो सॉरी, तो इंस्टॉलेशन से काउंट नहीं करने का. देन काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन. तो अगर आप क्रक्स सोचो तो ये होगा कि या तो वो काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन या तो वो काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, नहीं लेटर. अगर मैं बोलूं आज परचेज किया, इंस्टॉल किया बट प्रोडक्शन कल से स्टार्ट किया, तो प्रोडक्शन से काउंट करना पड़ेगा. बट मैं प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहा हूं और नया मशीन लाके इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉलेशन से काउंट करना पड़ेगा. એટલે अगर मैं ओल्ड बिजनेस में हूं और नया मशीन लाके इंस्टॉल करता हूं तो मैं इंस्टॉलेशन से काउंट करूंगा. अगर मैं न्यू बिजनेस में हूं जिसमें परचेज किया, इंस्टॉल किया, उसी दिन कमेंसमेंट कर दिया तो सेम डे. बट अगर इंस्टॉल आज किया ने कमेंसमेंट थोड़े दिन बाद किया तो आई एम सॉरी, देन डोंट कंसिडर इंस्टॉलेशन, कंसिडर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन. तो फ्रेंड, यहाँ से 2 इयर्स आपको कंटिन्यूस बेसिस पे काउंट करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से आपकी क्रेडिट का क्राइटेरिया डिसाइड होगा. अच्छा, ये मैंने आपको बताया कैपिटल गुड्स के लिए. व्हाट अबाउट इनपुट सर्विसेज? तो क्या उसका भी हमने फुल सैनवेट क्रेडिट तो ले ही लिया था ना इनपुट सर्विस का. अब ये फुल सैनवेट क्रेडिट जो हमने इनपुट सर्विस का लिया था, उसके लिए आपको गवर्नमेंट 2 ऑप्शन देता है. फ्रेंड्स, आई एम यूजिंग द वर्ड पर्टिकुलरली, 2 ऑप्शन देता है. वो 2 में से कौन सा ऑप्शन लेना वो एक्सक्लूसिवली आपका ही डिसीजन रहेगा. हाँ, ये है कि जो भी ऑप्शन लो वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप चेंज नहीं कर सकते. अगर आप ऑप्शन 1 लोगे तो आपको पूरे साल के लिए वही फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप ऑप्शन 2 लोगे तो आपको पूरे साल के लिए वही फॉलो करना पड़ेगा. ड्यूरिंग द ईयर इट कैन नॉट बी चेंज, सब्सिक्वेंट ईयर यू मे टेक योर डिसीजन, दैट इज ओके. But there are 2 options. Option number 1, which we are talking about, is what we called as a fixed criteria or an ad hoc criteria. माने क्या? तो उधर एक फिक्स पेमेंट बोल दिया है. ये एक मोर और लेस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसा हो गया कि आपको बोला है कि एक फिक्स अमाउंट पे कर दो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लो कि आपने कुछ इनपुट सर्विसेज परचेज किए, बराबर है, उसको आप यूज कर रहे हो गुड्स में भी, उसको आप यूज कर रहे हो सर्विसेज में भी. गुड्स में कुछ पार्ट ड्यूटीएबल है, कुछ पार्ट एग्जम्प्ट है. सर्विसेज में कुछ पार्ट एग्जम्प्ट है, कुछ पार्ट टैक्सेबल है. अब ये इनपुट सर्विसेज ड्यूटीएबल गुड्स में भी यूज हुए, एग्जम्प्ट गुड्स में भी यूज हुए, एग्जम्प्ट सर्विसेज में भी यूज हुए, टैक्सेबल सर्विसेज में भी यूज हुए. उस सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे? इनपुट सर्विसेज गुड्स में भी यूज हुए, सर्विसेज में भी यूज हुए. इनपुट सर्विसेज ड्यूटीएबल गुड्स में भी यूज हुए, एग्जम्प्ट गुड्स में भी यूज हुए. इनपुट सर्विसेज एग्जम्प्ट सर्विसेज में भी यूज हुए, टैक्सेबल सर्विसेज में भी यूज हुए, सब जगह यूज हुए. अच्छा, हमने तो पूरा क्रेडिट तो ले ही लिया है ऑलरेडी. अब क्या? तो क्या फिक्स क्राइटेरिया ये कहता है कि इसके ऊपर जो भी क्रेडिट तुमने लिया ना वो तुम कंटिन्यू करो. वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग अबाउट दैट. बट द रूल इज वेरी क्लियर. क्या? तो कि जो एग्जाम गुड्स का टोटल वैल्यू आया ना तुम्हारा, मैं इनपुट सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स. इनपुट सर्विस पे तो फुल क्रेडिट ले लिया, वो चारों जगह यूज हुए. अब जो ड्यूटीएबल में यूज हुए ना उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, जो टैक्सेबल में यूज हुए ना उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, और वो तो तुमने लिया ही है. बट जो एग्जाम में यूज हुए ना उसका क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए था, बट तुमने ले लिया है. तो क्या? तो क्या गवर्नमेंट तुम्हें ऑप्शन देता है क्या? तो कि ये जो एग्जाम गुड्स का वैल्यू है ना उसका 6% भर दो. एग्जाम गुड्स का जो वैल्यू है उसका 6% भर दो.
या एग्जाम सर्विस का जो वैल्यू है उसका 7% भर दो। कोई बोले गुड्स में 6, सर्विस में 7। फ्रेंड्स एक्साइज का रेट 12-12.5% है, तो उसमें 6% रखा है, हाफ। और सर्विस टैक्स का रेट 15% है, पहले जो 14 था बढ़ के 15 हुआ है, बट अभी भी ये रेट यहाँ पे 7 ही है। 14 के टाइम पे 7 था, 14 का 15 हो गया, बट अभी भी ये 7 है, तो ये 7.5 नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, तो कि जितने मटेरियल लाए ना फुल क्रेडिट, जितनी सर्विसेज लाए ना फुल क्रेडिट। फिर ये मत सोचना कि वो ड्यूटीएबल में यूज हुआ, कि एग्जाम में यूज हुआ, कि टैक्सेबल में, नहीं, सोचने का ही नहीं। वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुआ ना तो भी फुल क्रेडिट, वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हुआ ना तो भी फुल क्रेडिट। मुझे एक चीज समझ में आता है, सारे इनपुट सर्विसेज का फुल क्रेडिट। और सामने क्या रिवर्सल, क्या, तो कि जो एग्जाम गुड्स की तुम्हारी वैल्यू होगी उसका 6%, जो एग्जाम सर्विसेज की तुम्हारी वैल्यू होगी उसका 7%। माने तुमने एक महीने में जो भी इनपुट सर्विस लिए ना उसका क्रेडिट ले लो, और जैसे ही महीना खत्म हो ना तो उस महीने में जो एग्जाम गुड्स का तुम्हारा टोटल वैल्यू आए या एग्जाम सर्विस का जो टोटल वैल्यू आए उसका 6% या 7% भर के ख़त्म कर दो। अच्छा, ये 6% 7% कैश में भरने का नहीं, आप उसको क्रेडिट के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। क्रेडिट से पे करना है तो क्रेडिट से पे करो, नहीं तो कैश में पे करने का, विच इज़ द लास्ट ऑप्शन। सो ये एग्जाम का 6 हुआ, ये एग्जाम का 7 हुआ। टोटल क्रेडिट तुमने लिया हुआ है, उसमें से ये जो अमाउंट आए वो माइनस कर दो। जो माइनस करोगे उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा नेट क्रेडिट हो गया। ये नेट क्रेडिट तुम ड्यूटीएबल गुड्स के ऊपर ड्यूटी भरने के लिए या टैक्सेबल सर्विसेज के ऊपर टैक्स भरने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, विच इज फिक्स और एडॉक क्राइटेरिया विच इज देयर अंडर अ स्पेसिफिक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रूल। बट फ्रेंड, एक चीज आप यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, क्या, तो कि ये जो रूल है ना, ये जो ऑप्शन 1, ये ओल्ड रूल में भी था। अच्छा, कोई बोले ओल्ड रूल, हाँ मैंने आपको बताया ना, ओल्ड रूल में मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर एंड नॉट मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर था। उसमें अगर तुम नॉट मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर करो ने तो उसमें भी तुम्हें फुल क्रेडिट लेना ही था, और फुल क्रेडिट लेने के बाद तुम यही 6% 7% पे करते थे। એટલે वो ओल्ड रूल में भी था, वो न्यू रूल में भी है। कोई बोले कोई फर्क हुआ, बहुत ज्यादा फर्क हो गया। क्या, ध्यान से समझना है हमको। जो ओल्ड रूल 6 था ना फ्रेंड, वो कब अप्लाई होता था? सारे इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स के लिए, कि ओनली कॉमन इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स के लिए? तो आपको आंसर पता है, ओनली कॉमन के लिए। तो होता क्या था पता है, अगर मेरे जैसा कोई फैकल्टी स्कूल और CA/CS दोनों में पढ़ाता है ना, तो उस सिचुएशन में हमको फुल क्रेडिट लेके रूल 6 में आना था, और फिर हमें एग्जाम गुड्स की वैल्यू का 6% पे करके या एग्जाम सर्विसेज के वैल्यू का 7% पे करना पड़ता था। जबकि उस टाइम पे मैं बोल रहा हूं, अगर कोई फैकल्टी खाली टैक्सेबल में पढ़ाता था ना, यानी CA/CS में, तो उनको फुल क्रेडिट मिलता था। कोई फैकल्टी खाली स्कूल में पढ़ाता था ना, उनको क्रेडिट, उनकी सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता था। यानी हम 3 टाइप के सर्विसेज की बात करें, एक जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, एक जो कॉमन में यूज होता था, और एक जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज होता था। मैं ओल्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है उनका क्रेडिट मिलता था, तो कि हाँ। जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम्ड है उनका क्रेडिट मिलता था, तो कि ना। और जो कॉमन है उसका क्रेडिट मिलता था, तो कि पहले मिलता था फिर रिवर्सल करना होता था। तो कि नहीं से ये फुल क्रेडिट लिया, ये फुल क्रेडिट लिया, और फिर रिवर्सल एग्जाम गुड्स की वैल्यू का 6%, एग्जाम सर्विस की वैल्यू का 7%, क्योंकि तीसरा तो पहले से ही नहीं मिलता था। अब नया रूल 6 क्या कहता है, तो कि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल हो, एक्सक्लूसिवली एग्जाम्ड हो, कि कॉमन हो, सबके लिए फुल क्रेडिट लो। और सबके लिए फुल क्रेडिट लेने के बाद भी रिवर्सल के परसेंटेज तो वही है। सो ओल्ड रूल 6 और नए रूल 6 में असेसी के लिए यह वेलकम प्रोविजन हो गया, बेनिफिट हो गया। क्यों, वापस बोलूंगा, ध्यान से समझ लेने का है। ओल्ड रूल 6 was applicable only in relation to common input services and capital goods। तो अगर मैं कोई ऐसे इनपुट सर्विस की या ऐसे मटेरियल की बात कर रहा हूँ या ऐसे कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हुए, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। रूल 6 के हिसाब से नहीं भाई, ऐसे ही मिलेगा। जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हुआ उसका मिलेगा, जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुआ उसका क्रेडिट ही नहीं मिलता था, और रूल 6 अप्लाई नहीं होता था। और जो कॉमन होते थे ना, उसके लिए रूल 6 अप्लाई होता था। तो उसमें हम पहले फुल क्रेडिट ले लेते थे, और टैक्सेबल में भी हमने फुल क्रेडिट ले लिया है।
तो टैक्सेबल में यूज हुआ उसका फुल क्रेडिट, कॉमन का फुल क्रेडिट, एग्जाम का क्रेडिट नहीं मिलता था, बराबर। और रूल 6 में आने के बाद भी रिवर्सल तो यही करना था। नया रूल 6 क्या कहता है, तो क्या कॉमन हो के एक्सक्लूसिव हो, अगर तुम एक से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसमें एक टैक्सेबल एक एग्जाम, तो सारे इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स के लिए रूल 6 फॉलो करना पड़ेगा, कॉमन हो कि एक्सक्लूसिव हो, हमें कोई लेना देना नहीं। तो अगर सबके लिए रूल 6 फॉलो करना पड़ेगा ना, तो पहले सबका क्रेडिट मिलेगा और फिर अब रिवर्सल करने बैठोगे। और अभी भी रिवर्सल तो एग्जाम गुड्स का एंड एग्जाम सर्विस का 6% ही होता है। माने पहले ऐसे इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुए उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, रिवर्सल का अमाउंट यही आता था। और अब जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुए उसका क्रेडिट मिलता है तो भी रिवर्सल का अमाउंट तो यही आ रहा है। तो असेसी के लिए ये एक अच्छा बेनिफिट बोला जा सकता है या चेंज बोला जा सकता है। नाउ दिस इज योर ऑप्शन 1। नाउ दिस इज एक्चुअली ऑप्शनल, you have an option 2, and when I say option 2, so you have to pay a proportionate amount on the basis of turnover. એટલે when I say proportionate amount on the basis of turnover माने क्या, तो क्या देखो भाई, आपने क्रेडिट लिया फुल क्रेडिट इनपुट सर्विसेज का, अब वो कहाँ यूज हुए, तो क्या या तो वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुए, या तो वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हुए, या तो वो कॉमनली यूज हुए। अगर वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हुए तो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था, अगर वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुए तो उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए था, और अगर वो कॉमनली यूज हुए तो उसका प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलना चाहिए था। अब कितना क्रेडिट मिलेगा और कितना क्रेडिट नहीं मिलेगा वही डिसाइड करने के लिए टर्नओवर के बेसिस के ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप फुल क्रेडिट ले तो चुके ही हो, तो अब जितना मिलना चाहिए था वो कंटिन्यू करना और जितना नहीं मिलना चाहिए था वो रिवर्स कर देना। तो वो रिवर्सल करने के लिए हमें एक कैलकुलेशन अडॉप्ट करना है। तो दिस इज द कैलकुलेशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, जब ये कैलकुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा एक स्टेप वाइज मैथड दिया है। ओल्ड रूल 6 में ये बिल्कुल ही नहीं था, इसके अलावा कुछ और ही रूल था, बट दैट हैज बीन कंप्लीटली अबॉलिश्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। हमें तो अभी नया रूल 6 फॉलो करना है। नया रूल 6 क्या कहता है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टेन थिंग्स। नंबर 1 वी से टी। व्हाट इज टी? तो फ्रेंड्स बोला ही है कि टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज क्लेम ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। व्हेन आई से टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज क्लेम ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो कि ऐसा है फ्रेंड्स कि जो आपने इनपुट सर्विसेज का फुल क्रेडिट लिया था रूल 6 में आने के टाइम पे, तो वो जो इनपुट सर्विसेज का आपने फुल क्रेडिट लिया था ना रूल 6 में आने के टाइम पे, उसको यहां डेजिग्नेट करो एस टी। फिर आप आइडेंटिफाई करो ए। ए क्या है फ्रेंड्स? तो कि क्रेडिट ऑफ सच इनपुट सर्विसेज विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम गुड्स और एग्जाम्प्टेड सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। माने जो ओल्ड रूल 6 था ना, उसमें ये वाले पोर्शन का तो तुम क्रेडिट ही नहीं लेते थे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज होता था। जबकि नए रूल 6 में तो तुमने सबके लिए क्रेडिट लिया ना, तो अब एक काम करो कि सबके लिए क्रेडिट लेने के बाद जो एग्जाम्प्ट में यूज हुए हैं ना, उसका पोर्शन ढूंढो, उसका वैल्यू ढूंढो, उसका टैक्स का अमाउंट ढूंढो। એટલે अगर नवकार इंस्टीट्यूट के पॉइंट से मैं बताऊं ना, तो 3 टाइप के फैकल्टीज हुए। एक जो टैक्सेबल में सर्विस दे रहे हैं, एक जो एग्जाम में सर्विस दे रहे हैं, और एक जो दोनों में सर्विस दे रहे हैं। तो जो एग्जाम्प्ट में सर्विस दे रहे हैं ना स्कूलिंग वाले, उन सब के सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ है ना, वो ए में आएंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे हो सकते हैं जो खाली के खाली स्कूल में यूज हुए, तो वो भी यहाँ पे आएंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे हो सकते हैं जो खाली स्कूल में नहीं जबकि CSCS में यूज हुए, तो आई एम सॉरी वो यहाँ नहीं आएंगे, उसके लिए अलग पॉइंट है। ये कौन सा है? ऐसे मटेरियल, ऐसी सर्विसेज जो एक्सक्लूसिवली कहाँ यूज हुई? एग्जाम्प्ट पोर्शन में, दैट इज ए। तो आपने टोटल लिया, टोटल क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विस, उसमें से आपने ए डिडक्ट किया। ए क्या है? एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट में यूज होने वाले इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट। अब वैसे ही बी ढूंढो, जैसे ए में एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट पोर्शन है, वैसे बी में एक्सक्लूसिवली नॉन एग्जाम्प्ट पोर्शन है। माने बी में हम क्या ढूंढेंगे? तो कि क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन नॉन एग्जाम्प्टेड गुड्स और नॉन एग्जाम्प्टेड सर्विसेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। मतलब क्या हो गया?
तो कि जैसे मैंने बोला कि कुछ ऐसे फैकल्टीज़ है जो खाली स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो ए में आएंगे, कुछ ऐसे मटेरियल है जो खाली स्कूल में यूज़ होते हैं तो वो ए में आएंगे। तो सेम वे ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कुछ ऐसी फैकल्टीज़ हो जो खाली के खाली पढ़ाते हैं कहाँ पे, तो कि CSCS में कोचिंग के रिलेटेड, कहाँ पे, तो कि CPA में कोचिंग के रिलेटेड। कुछ ऐसा मटेरियल है जो खाली CA-CPA में यूज़ होता है, CS में यूज़ होता है। जैसे दोज हु आर नौका राइट्स, उनको पता है कि हमारा CPA के लिए कोई इंटरनेशनल फर्म के साथ टाई अप है, तो वो हमें सर्विस देते हैं, तो वो हमें सर्विस देते हैं इन रिलेशन टू CPA कोचिंग। तो इन दैट सिचुएशन कैन आई से कि वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दैट सर्विस इज फुल्ली रिलेटेड टू व्हाट पोर्शन, तो कि टैक्सेबल पोर्शन, तो वो यहाँ पे आएगा। So that is A, B. Now when I say total credit, उसमें total credit में वो input services भी आ गए जो exempt में यूज हुए, वो input services भी आ गए जो taxable में यूज हुए, और वो input services भी आ गए जो common है। उसमें से common ढूंढने के लिए हमने exclusive वाला निकाल दिया। तो अगर exclusive वाला आप निकाल दोगे तो जो बचा वो क्या हो गया आपका common। तो दैट इज कॉमन सैनवेट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज। ये जो कॉमन सैनवेट क्रेडिट आया ना फ्रेंड्स इनपुट सर्विसेज का, वो कैसे ढूंढने का, तो कि टोटल क्रेडिट माइनस एक्सक्लूसिव एग्जाम क्रेडिट माइनस एक्सक्लूसिव टैक्सेबल क्रेडिट। એટલે ये अगर आप ये दोनों का टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपको कॉमन सैनवेट क्रेडिट मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये कौन सा क्रेडिट हुआ, ये कॉमन सैनवेट क्रेडिट हुआ उन इनपुट सर्विसेज का जो एग्जाम्प्ट एंड टैक्सेबल दोनों साइड पे यूज हुए हैं। तो अब उसमें से कुछ एग्जाम पोर्शन में यूज हुआ होगा, कुछ टैक्सेबल पोर्शन में यूज हुआ होगा। तो कि कितना एग्जाम पोर्शन में यूज हुआ और कितना टैक्सेबल पोर्शन में यूज हुआ वो डिसाइड करने के लिए हमें एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम ढूंढने जाते हैं डी। फ्रेंड्स डी क्या रहेगा, तो कि डी इज इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज। माने क्या, तो कि उन इनपुट सर्विसेज की ये क्रेडिट है जो एग्जम्प्ट पोर्शन में यूज हुई है, तो उसके कारण हम उसको इनएलिजिबल कहते हैं। फ्रेंड्स ये इनएलिजिबल एक्सक्लूसिव क्रेडिट है, ये उन इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट है जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हुए थे। तो ये इनएलिजिबल एक्सक्लूसिव इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट है, और ये इनएलिजिबल कॉमन इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट होगा। वो कैसे ढूंढेंगे, तो कि यहाँ पे कॉमन इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट ले लो और उसे प्रपोर्शन में ले आओ। माने एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि मान लो कि हमारा टोटल टर्नओवर 100 हो, और ये टोटल टर्नओवर 100 अचीव करने के लिए हमने जो इनपुट सर्विसेज यूज किए हैं उसके ऊपर जो टोटल क्रेडिट होना चाहिए वो अज्यूम कर ले कि 6 रुपए का आ रहा है। इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट है, मैं बात कर रहा हूं टोटल टर्नओवर 100। तो ये टोटल टर्नओवर जो 100 है उसमें एग्जम्प्ट भी आ गया, टैक्सेबल भी आ गया, सब कुछ आ गया, टोटल टर्नओवर 100 है। अब वो अचीव करने के लिए हमने तो बहुत ज़्यादा इनपुट सर्विसेज लिए होंगे, उसमें से कुछ इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल वाले होंगे, कुछ एग्जाम वाले होंगे एक्सक्लूसिवली, तो वो हमने निकाल दिए। अब जो बचे वो कॉमन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स है। तो टोटल टर्नओवर के लिए 6 जो हमने आइडेंटिफाई किया कि टोटल 100 रुपए का टर्नओवर जनरेट करने के लिए हमने जो इनपुट सर्विसेज कॉमन है उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 6 रुपए का क्रेडिट है। तो मान लो कि ये टोटल टर्नओवर में से एग्जाम का प्रपोर्शन कितना, यानी टोटल टर्नओवर आपका 100 हो गया, बट उसमें से एग्जाम कितना है, 50-50 है एग्जाम टैक्सेबल, 40-60 है, 60-40 है, 30-70, 70-30, 80-20। व्हाट इज योर प्रपोर्शन। अगर मैं अज्यूम करूं कि टोटल टर्नओवर में से नवकार का CA-CS और टैक्सेबल सर्विसेज का टर्नओवर 70% आ रहा है और एग्जाम्प्ट का टर्नओवर 30% आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 टोटल टर्नओवर है तो 30% इज एग्जाम्प्ट प्रपोर्शन। तो जो इनपुट सर्विस है ना, हमें भी उसी रेशियो में लेके आने हैं। माने 100 के लिए अगर कॉमन इनपुट सर्विसेज का 6 रुपए का क्रेडिट है तो उसमें एग्जाम जो 30 है उसके लिए कितने इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट होगा। सिंपल मैथ्स फॉर्मूला अप्लाई करके आपको जाना है। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना, सिंपल बताऊं मैं, 100 का टर्नओवर है,
उसमें से 30% एग्जाम्प्ट हुआ, तो दैट मीन्स हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे कि जो 6 रुपए की कॉमन इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट है ना, उसमें 30% इनपुट सर्विसेज एग्जाम्प्ट पोर्शन में यूज हुए। क्यों? तो क्या 100 में 30% का एग्जाम्प्ट पोर्शन है, तो 6 में भी 30% का ही एग्जाम्प्ट पोर्शन अज्यूम कर लिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि टोटल टर्नओवर आई मीन एग्जाम्प्ट का टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, उसका परसेंटेज निकाल लो। वो 30% को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, जो इनपुट सर्विस की क्रेडिट आई वो इनएलिजिबल हो गई आपकी। अच्छा, खाली एक चीज ध्यान में रखना यहाँ पे, एक चीज जो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ये जो आप टर्नओवर का प्रपोर्शन ढूंढते हो ना 30/100, इट शुड नॉट बी ऑफ करंट मंथ, इट शुड बी ऑफ प्रीवियस ईयर। ये आप करंट मंथ का नहीं लोगे, प्रीवियस ईयर का लोगे। ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। जो इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज है ना, वो कैसे ढूंढते हैं, तो क्या कॉमन सैनवेट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स एंड एग्जम्प्टेड सर्विसेज, जो हमने यहाँ पे 30 लिया है, वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स एंड एग्जम्प्टेड सर्विसेज। बट इज इट ऑफ करंट मंथ? नो, इट इज ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, divided by total value of goods and services. See friends, here the word is total value of goods and services. That means it covers exempt portion as well as taxable portion. Total value of goods and services during preceding financial year. So जो हम proportion ले रहे हैं ना 30:100 is not of current month, is not of current year, but is of preceding financial year. कोई बोले तो ये जो हमने पूरा calculation किया वो previous year का था? No friends. लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैं ये बोलूं कि ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया है, ये सब कुछ हमने करंट ईयर के हिसाब से ही लिया है, करंट मंथ के हिसाब से लिया है। कोई बोले मंथ? यस एवरीवन फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान से समझना, ये जो कैलकुलेशन आप करते हो ना, वो आपको हर महीने करना है, ये आपको एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं करना है सीधा, यू हैव टू डू इट एट एवरी मंथ। सो एवरी मंथ जितने इनपुट सर्विसेज लिए ना, उसका क्रेडिट ले लिया आपने। अब उस महीने के टोटल इनपुट सर्विस की क्रेडिट को टी लिखो, फिर उस महीने के एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट वाले पोर्शन को ए लिखो, फिर उसी महीने के एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल पोर्शन वाले इनपुट सर्विस को बी लिखो, फिर उसी महीने का कॉमन सैनवेट क्रेडिट ढूंढो, फिर उसी महीने का कॉमन सैनवेट क्रेडिट में से इनएलिजिबल सैनवेट क्रेडिट ढूंढो, जिसमें यहां जो कॉमन सैनवेट क्रेडिट रहेगा ना, वो करंट मंथ का ही रहेगा, बट उसको हम जिस प्रपोर्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो प्रपोर्शन दैट इज एग्जम्प्ट बाय टोटल, दैट विल नॉट बी ऑफ करंट मंथ, करंट ईयर, बट विल बी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो कोई बोले कि सर फिर ये एक्चुअल आया? सॉरी, ये एक्चुअल नहीं है, ये प्रोविजनल है। माने ये फाइनल फिगर नहीं है? नो। ये जो तुमने किया ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो करंट ईयर चल रहा है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 16-17, तो ये चीज तुम्हें अप्रैल 2016 के लिए भी करना पड़ेगा, यानी अप्रैल 2016 का इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट आएगा तुम्हारा। सेम चीज तुम्हें मई 2016 के लिए करना है, सेम चीज तुम्हें जून 2016 के लिए करना है, जुलाई 2016, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। माने मार्च 2017 तक ये सारा कैलकुलेशन तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। हर महीने तुम्हें ये डी ढूंढना पड़ेगा, आई मीन सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। और जब 12 महीने खत्म हो जाए, तो 12 महीने का जो डी आए ना टोटल, वो एन्युअल इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट आया बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा, नॉट एक्चुअल डेटा। वापस बोलता हूं, ये डी तुम हर महीने कैलकुलेट करो, सबका टोटल करना। 12 महीने का जो टोटल आया ना तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या होगा? एन्युअल, नॉट मंथली, बिकॉज 12 महीने का टोटल है ना। एन्युअल इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज। अब एट द एंड ऑफ द ईयर ये स्टेप तुम्हें एक और बार करना है, अब 12 बार नहीं करना है, अब एक बार और करना है, बट अब सब कुछ एन्युअल डेटा के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और फिर वहां पे मंथली डेटा कुछ नहीं, एवरीथिंग एन्युअल। और वो कौन सा होगा? एक्चुअल। तो फिर यहां पे जो तुम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिख रहे हो, उसकी जगह पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? करंट फाइनेंशियल ईयर। और फिर तुम्हें वापस डी ढूंढना पड़ेगा। अब वो डी कौन सा होगा? तो कि एन्युअल इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट ऑफ इनपुट सर्विसेज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा, करंट ईयर डेटा,
करंट ईयर डेटा, क्योंकि ये तुमने करंट ईयर के हिसाब से गिना है। तो तुमने 12 महीने का जो ढूंढा ना, उसका टोटल करो, दैट इज एन्युअल इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर करंट ईयर के डेटा से ये वापस गिनोगे तो वो होगा एन्युअल इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट बेस्ड ऑन करंट ईयर डेटा। वो 12 महीने के लिए किया, उसका टोटल किया। ये पूरा कैलकुलेशन एक्चुअल एन्युअल डेटा से ही करना 13th टाइम। और वो जो कॉमन इनएलिजिबल एन्युअल इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट आया था बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा, और ये जो तुमने ढूंढा दैट इज एन्युअल इनएलिजिबल कॉमन सैनवेट क्रेडिट बेस्ड ऑन करंट ईयर डेटा, वो दोनों को कंपेयर करो। मान लो कि जो प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से एन्युअल इनएलिजिबल क्रेडिट आता है वो 100 आया है, दैट मीन्स 100 रुपए का क्रेडिट इनएलिजिबल था, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स उसे रिवर्स कर दिया है। और जो एन्युअल इनएलिजिबल क्रेडिट करंट ईयर के डेटा के हिसाब से आ रहा है, जो करंट ईयर के डेटा के हिसाब से आ रहा है, वो 100 आए, 100 से ज्यादा आए, 100 से कम आए। अगर मान लो वो 100 ही आ रहा है, दैट मीन्स कहना से जो क्रेडिट तुम्हें रिवर्सल करना था, इनएलिजिबल क्रेडिट जो तुम्हें रिवर्स करना था, वही तुमने पहले किया था और अभी भी तुम वही कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिवर्सल हुआ था ओल्ड इनएलिजिबल क्रेडिट का, वो परफेक्ट रिवर्सल था। अच्छा, मान लो कि एन्युअल प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से आया 100 और एन्युअल करंट ईयर के डेटा के हिसाब से आया 120, दैट मीन्स जो एन्युअल इनएलिजिबल क्रेडिट था ना, वो 100 था, जो तुमने दिखाया है 100, और जबकि होना चाहिए था 120, तो तुम्हें 20 रुपया अब इनएलिजिबल क्रेडिट कैटेगरी में एक्सेस दिखा के उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन। उसके लिए ड्यू डेट भी दिया है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर, जैसे ये 16-17 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो खत्म हो, उसके बाद 30 जून तक ये एडजस्टमेंट कर देना पड़ेगा तुम्हें। यानी अगर प्रोविजनल इनएलिजिबल प्रीवियस ईयर डेटा वाला एन्युअल क्रेडिट 100 आया और एक्चुअल 120 आया, जो तुम्हें इनएलिजिबल है, जो तुम्हें डिसअलाउ करना था, तो तुमने 100 किया था, जबकि करना 120 है, तो तुम्हें 20 सेट ऑफ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, डिसअलाउ करके, रिवर्स करके, बाय और बिफोर 30 जून। बराबर। कोई बोले कि ना करे बाय और बिफोर 30 जून, तो बस डीले के लिए इंटरेस्ट कंपनसेशन आएगा 15% पर एनम के हिसाब से 30 जून के बाद वाले पीरियड का, यानी 1 जुलाई से जो पीरियड स्टार्ट होगा उस पीरियड का 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने कब बताया? तो कि प्रोविजनल यानी प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से जो इनएलिजिबल एनुअल क्रेडिट था वो 100 था, और करंट ईयर के डेटा के हिसाब से जो इनएलिजिबल एनुअल क्रेडिट है वो 120 था। यानी 20 रुपया तुम्हें ज़्यादा करना है तो वो तुम्हें 30 जून तक पे कर देना पड़ेगा, या रिवर्स कर देना पड़ेगा, या डिसअलाउ कर देना पड़ेगा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि जो प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से एनुअल इनएलिजिबल क्रेडिट था वो 100 है, और जो करंट ईयर के हिसाब से एनुअल इनएलिजिबल क्रेडिट है वो 80 आया। दैट मीन्स तुमने अभी तक इनएलिजिबल, डिसअलाउ, रिवर्स 100 किया है और तुम्हें करना था 80। दैट मीन्स कहना ही तुम ज़्यादा रिवर्स कर चुके हो, तो जो 20 रुपया बचा ना, उसका अब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट ले लो। तो बिकॉज तुम बुक्स ऑफ अकाउंट में उस 20 रुपए का एक्सेस क्रेडिट ले लोगे, तो दैट मीन 100 रिवर्स तुमने किया था, 80 करना था, तो 20 रुपए का वापस क्रेडिट ले लिया, तो दैट मीन्स इफेक्ट 100 का रिवर्स किया, 20 का वापस क्रेडिट लिया, यानी 80 रुपए पे वापस लिया है। और ये क्रेडिट तुम फ्यूचर लायबिलिटीज के सामने सेट ऑफ कर देना। और कोई बोले वो कब करना है, तो वो भी 30 जून के पहले तुम आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो यू टेक अ कॉल दैट तुम्हें जितना क्रेडिट रिवर्स करना था प्रीवियस ईयर डेटा के हिसाब से और एनुअल डेटा के हिसाब से, तुमने एक्चुअल डेटा के हिसाब से तुमने उतना ही किया है, उससे ज़्यादा किया है, उससे कम किया है, जो भी हो, एज द केस में बी, इट हैज़ टू बी एडजस्टेड। And please keep that in mind. Whatever adjustment you do, it has to be communicated in writing to the central excise officer. Writing में communicate करना है। कोई बोले कब करना है, तो कि 15 days के अंदर। कहाँ से 15 days? तो कि from the date of adjustment। जिस दिन तुमने ये adjustment किया, वहाँ से 15 दिन के अंदर ये तुम्हें communicate करना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आप ये बोलो, या सैनवेट के रजिस्टर में ये बोलो कि मंथली इफेक्ट क्या आएगा, तो क्या इफेक्ट क्या रहेगा पता है? आपने टोटल क्रेडिट लिया होगा, उसमें से आपने ये सारे पॉइंट ढूंढे। अभी अगर मैं ये बोलूं तो इनएलिजिबल क्रेडिट कौन सा है, तो क्या 2 है,
एक ये इनएलिजिबल क्रेडिट है और एक ये इनएलिजिबल क्रेडिट है। ये इनएलिजिबल क्रेडिट एक्सक्लूसिव वाला है, ये इनएलिजिबल क्रेडिट कॉमन वाला है। तो हर महीने पता है तुमने क्या किया होगा, टोटल क्रेडिट में से ये ए और डी माइनस कर दिया होगा। ये मैं बोल रहा हूं बुक्स में तुमने क्या किया होगा, टोटल क्रेडिट में से ए और डी माइनस कर दिया होगा। अगर तुमने टोटल क्रेडिट में से ए और डी माइनस कर दिया होगा, कब तक करने का, 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 5th और 6th ऑफ नेक्स्ट मंथ जो हमारा ड्यू डेट है, यानी पूरे महीने में। जैसे कि अभी ये चल रहा है मार्च महीना, तो पूरे मार्च महीने में आप करना चाहो तो मार्च का ड्यू डेट फॉलो करने का। अगर फरवरी होता तो आप 5th और 6th ऑफ मार्च तक करते। अगर मार्च है तो आप 31 मार्च तक करना, क्योंकि आपका ड्यू डेट जो है उस टाइम तक आपको रिवर्स कर देना है। अगर फरवरी महीने का था तो इट शुड हैव बीन 5th और 6th ऑफ मार्च, बट मार्च है तो इट शुड हैव बीन 31 मार्च। 31 मार्च तक ये दोनों क्रेडिट या तो आप कैश में पे कर दो या तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिवर्स कर दो। तो टोटल में से ये इनएलिजिबल क्रेडिट तुमने निकाल दिया, तो जो बचा वो तुम्हारा उस महीने का क्रेडिट होगा। यानी एज वी अंडरस्टैंड वी हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 ओवर हियर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज बेस्ड ऑन फिक्स क्राइटेरिया एड हॉक पेमेंट, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज बेस्ड ऑन प्रपोर्शनेट क्राइटेरिया। सो ये दो में से कोई भी एक ऑप्शन आपको वर्कआउट करना है। ऑप्शन 1 में भी फुल क्रेडिट लेके रिवर्स करना है, ऑप्शन 2 में भी फुल क्रेडिट लेके रिवर्स करना है। ऑप्शन 1 में फुल क्रेडिट लेके क्या करने का, तो कि 6% 7% माइनस कर दो जो आया एग्जाम गुड्स की वैल्यू, सर्विसेज की वैल्यू का, और जो बचा वो तुम्हारा नेट क्रेडिट जो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। ऑप्शन 2 में क्या करना है, फुल क्रेडिट लेने के बाद ये फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने ए पॉइंट और डी पॉइंट गिना वो तुम माइनस कर दो, जो आया वो आपका नेट क्रेडिट वो कंटिन्यू करो। दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में टोटल क्रेडिट लेने के बाद 6% 7% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जाम गुड्स एंड एग्जाम सर्विस माइनस करने के बाद जो बचा वो नेट क्रेडिट वो तुम ड्यूटीएबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज के ऊपर टैक्स भरने के लिए यूज करो। ऑप्शन 2 में भी फुल क्रेडिट लेने के बाद वो ए पॉइंट और डी पॉइंट में जो आया वो तुम माइनस कर दो, जो नेट क्रेडिट बचा वो ड्यूटीएबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज के लिए यूज करो। कौन सा ऑप्शन लेने का वो एक्सक्लूसिवली तुम्हारा डिसीजन है, बट एक बार जो लिया वो ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑप्शन इज दिस वन। तो अगर तुम ये ले रहे हो तो तुम्हें कुछ कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर तुम ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो तो तुम्हें राइटिंग में कम्युनिकेट करना पड़ेगा सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को कि आई एम सो एंड सो मैन्युफैक्चरर डूइंग सो एंड सो एक्टिविटी, मैं ये स्कीम ऑप्ट करना चाहता हूँ, मेरे मेन इनपुट्स ये रहेंगे, मेरे मेन इनपुट सर्विसेज ये रहेंगे, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी इतना क्रेडिट पड़ा हुआ है। ऐसी बेसिक डिटेल्स आपको कम्युनिकेट कर देनी पड़ेगी सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर को, और उसके बाद ये स्कीम ऑप्ट करो, फिर ड्यूरिंग द ईयर उसको कभी भी चेंज मत करना। तो फ्रेंड ये ओवरऑल हमारा रूल 6 का कंसेप्ट है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस है, ये तो मैंने आपको ओवरऑल रूल 6 समझाया, बट इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्लस माइनस करना है। क्या मैं बताऊं, पहले मैं आपको एक बार चेंजेस री आइडेंटिफाई करवा के देता हूँ ओल्ड रूल 6 और न्यू रूल 6 के। फर्स्ट चेंज, old rule 6 was applicable only in relation to common input services capital goods. New rule 6 is applicable in respect of all input service capital goods. So अगर तुम taxable और exempt दोनों में डील कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं था पहले कि सारे input service capital goods के लिए rule 6 अप्लाई होगा। अब ऐसा ही है कि सारे input service capital goods के लिए rule 6 अप्लाई होगा। तो ये फर्स्ट चेंज हो गया। सेकेंड चेंज मैंने बताया, ओल्ड रूल 6 में तुम्हें मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर एंड नॉट मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर का ऑप्शन मिलता था। न्यू रूल 6 में तुम्हें मेंटेन नॉट मेंटेन का ऑप्शन नहीं मिलता है। इट इज अज्यूम दैट यू आर नॉट मेंटेनिंग सेपरेट रजिस्टर और फुल क्रेडिट क्लेम करना ही पड़ेगा। थर्ड जो है वो कैपिटल गुड्स के रिलेटेड है, कि कैपिटल गुड्स के रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फुल सैनवेट क्रेडिट लेना है, और उसके बाद पहले क्या था कि अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम में यूज हो तो रूल 6 फॉलो करने का नहीं, क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में यूज हो तो भी रूल 6 फॉलो करने का नहीं, क्रेडिट फुल मिलने वाला है। कॉमन हो उसके लिए फुल क्रेडिट देते थे। अब क्या कहते हैं, तो कि अब ये बोलते हैं कि फुल क्रेडिट ले लो, अभी तो कॉमन हो, एक्सक्लूसिव हो, टैक्सेबल हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम अभी फुल क्रेडिट ले लो। अब चेक करो आने वाले 2 साल तक कहाँ यूज किया, इज इट यूज एक्सक्लूसिवली इन एग्जाम पीरियड पोर्शन, इफ यस देन रिवर्स द क्रेडिट, डिसअलाउ कर दो, बाकी तुम फुल क्रेडिट लेके कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अबाउट इनपुट सर्विसेज की बात करूं, એટલે ये थर्ड चेंज हो गया। अबाउट इनपुट सर्विसेज की बात करूं तो ये ऑप्शन 1 वहीं पे था, बट ये जो ऑप्शन 2 है ना, उसका मैथडोलॉजी एकदम अलग था और ये मैथडोलॉजी एकदम अलग है। तो ये 4 मेन फंडामेंटल चेंजेस है।
बराबर। अभी इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बीच में आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ये जो कैलकुलेशन हमने लिया था यहाँ पे, ये कैलकुलेशन के अंदर हमें अलग अलग पॉइंट्स वर्कआउट करने थे। हमने टी ढूंढा, ए ढूंढा, बी ढूंढा, सी ढूंढा, डी ढूंढा। ये जो ओवरऑल कैलकुलेशंस हमने वर्कआउट किए उसमें मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर डी पॉइंट का। जो डी पॉइंट है ना, उसमें हमने क्या लिया है, तो सी इंटू वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इन इज व्हाट इफ इट इज अ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो क्या प्रीवियस ईयर तो होगा नहीं, तो क्या प्रीवियस ईयर नहीं होगा ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दिया है क्या, तो कि अभी कॉमन सैंडविच क्रेडिट में से 50% अज्यूम कर लो that as ineligible credit, but this is assumed amount. This would be considered as provisional amount. At the end of the year आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आए उसको एक्चुअल डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको रिवर्सल का एडजस्टमेंट देखना ही पड़ेगा और वो 30 जून तक एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर हो तो क्या करना है, तो क्या 50% अमाउंट ले लेना है यहाँ पे। Moving ahead, when I say second point, which is again very important, friends, आप लोगों को एग्जाम गुड्स की डेफिनेशन याद होगी। यहाँ पे हमने पे 6% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जाम गुड्स किया है, पे 7% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जाम सर्विसेज किया है। अब अगर आप लोगों को एग्जाम गुड्स और एग्जाम सर्विसेज की डेफिनेशन याद हो ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। When I say exam goods and exam services, तो exam goods के लिए कुछ definition में ये बोला हुआ है कि it mainly covers 4 type of goods. Number 1, ऐसे goods जो nil rate of duty वाले हैं। Number 2, ऐसे goods जो fully exempt है by notification. I hope you remember this, friends. Number 1, ऐसे goods जो nil rate of duty वाले हैं। नंबर 2, ऐसे गुड्स जो फुल्ली एग्जम्प्ट है बाय नोटिफिकेशन। नंबर 3, ऐसे गुड्स जिनके ऊपर नोटिफिकेशन नंबर 1/2011 का हमने बेनिफिट क्लेम किया हुआ है। और नंबर 4, ऐसे गुड्स जो कुछ स्पेसिफाइड सीरियल नंबर में फॉल हो रहे हैं, जैसे 67 है, 128 है, 198 स्पेसिफाइड सीरियल नंबर में फॉल हो रहे हैं ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2012-CE। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम गुड्स की डेफिनेशन। एग्जाम गुड्स की डेफिनेशन में 4 टाइप के गुड्स है। Number 1, goods which are chargeable to nil rate of duty. Number 2, goods which are fully exempted by notification. Number 3, goods on which the benefit is claimed under notification 1/2011. Number 4, goods on which benefit is claimed under notification number 12/2012 and are covered by serial number 67, 128, 199 of the notification. Now, अगर आपको याद हो तो उसमें जो नील रेट है ना, वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। जो फुल्ली एग्जम्प्ट बाय नोटिफिकेशन है वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है। बट जो नोटिफिकेशन 1/2011 है और ये जो 67, 128 एंड 198 ऑफ 12/2012 है, वो मोर और लेस कंपोजिशन स्कीम वाले थे, जिसके अंदर आपको 2% एक्साइज ड्यूटी भरना है, इग्नोरिंग द एक्चुअल रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। और अगर आप 2% एक्साइज ड्यूटी भरोगे तो ना आपको क्रेडिट मिलेगा, ना आप क्रेडिट पास ऑन कर पाओगे। एक्चुअल रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी को अलग रख के आपको एक कंपोजिशन स्कीम में 2% जैसा फिक्स पेमेंट दिया था यहाँ पे। तो अगर फ्रेंड्स ये रूल हम फॉलो करें जिसमें बोला है कि पे 6% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, सो व्हेन आई यूज द वर्ड एज पे 6% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स, तो उस सिचुएशन में जो मुझे समझना है ना वो ये है कि अगर फुल्ली एग्जम्प्ट होगा ना तो मैं 6% पे कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगेन ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा तो 6% पे कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो बाकी 2 पॉइंट है ना उसमें 100% प्रॉब्लम आएगा। क्यों? तो कि आप यहाँ पे एक बाजू 6% तो पे करोगे ही, प्लस के नहीं से इसके ऊपर खुद गुड्स के ऊपर ही 2% ड्यूटी भरना पड़ रहा है। तो assessee on one side will pay 6% and plus he is supposed to pay 2% extra, which is technically wrong, because आपको ओरिजिनल रूल में ये बोला था कि you pay 6% and your all liabilities in relation to exempt goods is deemed to be over. तो फिर अगर ओरिजिनल रूल के हिसाब से पे 6% and all your liabilities in relation to exempt goods should be deemed to be over, तो उस सिचुएशन में अगर 6% के अलावा हमें 2% एक्स्ट्रा भरना है तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, इट इज़ अ बर्डन। तो उस पॉइंट को रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने एक चेंज किया। क्या? तो कि ऐसा बोला कि पे 6% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जाम गुड्स
reduced by duty paid on exempt goods. When I use the word as reduced by duty paid on exempt goods, माने अब ये चेक करो कि फुल्ली एग्जम्प्ट है कि ये वाला 2% वाला पॉइंट है. अगर फुल्ली एग्जम्प्ट है तो ड्यूटी पेड ऑन एग्जाम गुड्स 0 है, तो अल्टीमेटली इट वुड स्टिल रिमेन एज 6%. और अगर ड्यूटी पेड ऑन एग्जाम गुड्स 2% वाला अप्लाई हो रहा है, तो अब क्या करो, पे 6% रिड्यूस बाय 2%. सो नाउ यू अल्टीमेटली पे व्हाट परसेंट, 4. कोई बोले तो सर ये कम नहीं हुआ, नहीं हुआ ना. 4% आप यहाँ पे करो, 2% आप ड्यूटी तो पे करने ही वाले हो ना, तो अल्टीमेटली होगा तो 6 ही. बट 4% आप अब यहाँ पे करोगे और 2% आप ड्यूटी के फॉर्म में पे करोगे. सो खाली फर्क इतना है कि पहले यहाँ 6% भरना था, अब यहाँ पे 4 भरना है, 2 वहाँ पे भरना है. भरना तो आपको 6% ही पड़ेगा, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा. अच्छा, सेकेंड थिंग, प्लीज कीप दैट इन माइंड. अगेन इन रिलेशन टू एग्जाम गुड्स डेफिनेशन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एग्जाम गुड्स कवर्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. नंबर 1, नील रेट ऑफ ड्यूटी. नंबर 2, फुल्ली एग्जाम बाय नोटिफिकेशन. नंबर 3, नोटिफिकेशन नंबर 1/2011 में फॉलो. नंबर 4, सीरियल नंबर 67 एंड 128 एंड 199 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2012 में फॉलो. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब पहले ये तो श्योर हो गया ना कि गुड्स शेड्यूल में है विथ रेट ऑफ ड्यूटी. नील रेट है बट गुड्स शेड्यूल में है विथ रेट ऑफ ड्यूटी. कोई बोले फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो फ्रेंड कौन से गुड्स को आप फुल्ली एग्जाम करोगे बाय नोटिफिकेशन? जो शेड्यूल में होंगे और जिसके सामने रेट ऑफ ड्यूटी दिया होगा, यानी वो एक्साइजेबल होंगे. फ्रेंड, मैं कहना खाली इतना ही चाहता हूँ कि ये एक्साइजेबल है, ये एक्साइजेबल है, ये भी एक्साइजेबल है, ये भी एक्साइजेबल है. तो जो गुड्स एक्साइजेबल है ना, वही एग्जम्प्ट की डेफिनेशन में आने के चांसेस रखते हैं. अब मान लो, थोड़ा ध्यान से समझना फ्रेंड्स, एवरीवन. जब मैं ये बोलूं कि मैं कोई ऐसे गुड्स बनाता हूं जो एक्साइज के शेड्यूल में ही नहीं है, या फिर शेड्यूल में है बट रेट ऑफ ड्यूटी कॉलम में उसके लिए रेट नहीं है, नील भी रेट नहीं, कोई रेट नहीं है, तो क्या हम उसे एग्जम्प्ट बोलेंगे, कि हम उसे एक्साइजेबल बोलेंगे, कि हम उसे नॉन एक्साइजेबल बोलेंगे? तो कि फ्रेंड्स, जो शेड्यूल में ना हो या जो शेड्यूल में हो विदाउट रेट ऑफ ड्यूटी, उसे एक्चुअली नॉन एक्साइजेबल बोला जाता है. और जो नॉन एक्साइजेबल है ना, आई एम सॉरी, वो एग्जाम गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते हैं. तो अगर जो नॉन एक्साइजेबल है वो एग्जाम गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते, तो उस टाइम पे हम रूल 6 को कैसे वर्कआउट करेंगे? माने, समझाता हूँ. अगर मैं 2 प्रोडक्ट बनाऊँ ना, उसमें एक टैक्सेबल है और एक एग्जम्प्ट है, तो यह स्ट्रेट अवे मैं रूल 6 में आऊँगा. बट अगर मैं 2 प्रोडक्ट बनाऊँ जिसमें एक टैक्सेबल है और एक नॉन एक्साइजेबल है, तो रूल 6, तो क्या ना भाई, रूल 6 तो तभी आएगा जब तुम एग्जम्प्ट और टैक्सेबल चीज को बनाओ. यहां पे तुम एग्जम्प्ट नहीं बना रहे हो, नॉन एक्साइजेबल एंड टैक्सेबल बना रहे हो. तो क्या अब क्या करने का? प्रोपोर्शनेट क्रेडिट. तो क्या एक्चुअली एक्ट वो साइलेंट ऑन दिस. तो क्या इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लोगों ने चेंज किया. क्या? तो क्या ये प्रोविजन लाए कि वैसे नॉन एक्साइजेबल को एग्जम्प्ट नहीं बोलेंगे, बट फॉर कैलकुलेटिंग रूल 6 नॉन एक्साइजेबल को भी एग्जाम की तरह ही ट्रीट कर लो. यानी अगर अब इस एग्जाम गुड्स की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अभी भी सेम ही है, 4 टाइप के ही गुड्स है एग्जाम गुड्स में, बट फॉर कैलकुलेटिंग रूल 6 हम नॉन एक्साइजेबल को एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे. सो बिकॉज नॉन एक्साइजेबल को एग्जाम की तरह ट्रीट करेंगे, तो अब तुम टैक्सेबल और नॉन एक्साइजेबल दोनों गुड्स बनाओ ना, तो नॉन एक्साइजेबल विल बी ट्रीटेड एज एग्जाम्ड. तो अब एक टैक्सेबल है, एक एग्जाम्ड है, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई रूल 6 फॉर दैट पोर्शन. ओके, moving ahead friends, again now we need to understand the definition of exempted services. When I say definition of exempted services, please understand that कि exempted services की definition में 3 टाइप की सर्विसेज आती है. नंबर 1 कौन सी? तो कि जब नंबर 1 सर्विस की बात करें ना, तो फर्स्ट exempted सर्विस की डेफिनेशन में आएगा ऐसी सर्विसेज जो नेगेटिव लिस्ट में आती है. नंबर 2 ऐसी सर्विसेज जो फुल्ली एग्जम्प्ट है by way of notification, that even includes the mega exemption notification friends. और तीसरी ऐसी सर्विसेज जो अबेटेड है, यानी जो आप पढ़ते हो कि 70% अबेटमेंट, 80% अबेटमेंट, 90% अबेटमेंट, 75% अबेटमेंट. ये अबेटेड सर्विसेज में भी कंडीशन होता है कि आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे, तो उसको भी एग्जम्प्ट सर्विस की ही डेफिनेशन में उन लोगों ने इंक्लूड कर लिया है. बराबर. तो अब अगर मैं ये बोलूं
कि जब मैं दो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एक टैक्सेबल ने एक एग्जम्प्ट, तो फुल क्रेडिट लेने का, फिर एग्जाम सर्विस की वैल्यू का 7% भरना है ना, सर्विस है 7% भरना है, 7% रिवर्स कर दो, 7% रिवर्स कर दो तो एज गुड एज तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब ये सही भी है जब तुम्हारी सर्विस नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो या फुल्ली एग्जाम्प्ट हो बाय नोटिफिकेशन, या तो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो या फिर फुल्ली एग्जाम्प्ट हो बाय नोटिफिकेशन, क्योंकि 7% पे करोगे तो सारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। बट अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरी सर्विसेज अबेटेड है तो उस सिचुएशन में ये अप्लाई होगा, तो क्या नो। क्यों नहीं होगा? तो क्या अगर इस सिचुएशन में तुम ये अप्लाई करने जाओगे ना तो पता है होगा क्या। मान लो कि जिस सर्विस की तुम बात कर रहे हो वो अबेटेड है, 100 रुपए की वैल्यू है सर्विस की, एक बाजू तुम्हारे पास 100 पे 7% तो रिवर्सल होगा ही, प्लस 70% अगर अबेटमेंट है ना तो दैट मीन्स 30% तो टैक्सेबल हुआ, तो वो 30% के ऊपर तुम्हें 15% सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। माने 100 का 7 भी होगा और 100 में से 30 का 15 भी होगा। कैसे? वापस बताता हूँ। अबेटेड सर्विस है, 100 रुपए का वैल्यू है, कितना अबेटेड है? फुल अबेटेड। फुल अबेटेड है तो फुल्ली एग्जाम बोलते हैं ना। फुल अबेटेड नहीं होगा, पार्शियली अबेटेड होगा ना, दैट मीन्स 70% अबेटमेंट है, 30% टैक्सेबल है। तो डोंट यू थिंक सो कि 70% अबेटेड है, 30% टैक्सेबल है, तो जो टैक्सेबल 30% है उसके ऊपर सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा 15% के हिसाब से। अब अगर तुम 100 का 70-30 डिवाइड करो और 100 का ही 7% करो और उसमें से 30 का 15 करो तो 30% पे, तो 15 और 7 22% पे हो रहा है, विच इज फंडामेंटली रॉन्ग। तो उसे भी चेंज करना है। तो वो चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या प्रोविजन आया, तो कि एक काम करो, 100 रुपए का सर्विस था, अगर वो फुल्ली एग्जम्प्ट है ना तो 100 का 7, बट अगर वो अबेटेड है ना तो फिर क्यों 100 को एग्जम्प्ट मान रहे हो, 70 को ही एग्जम्प्ट मानो। और अगर तुम 70 को एग्जम्प्ट मानते हो तो 100 का 7 मत करो, 70 का 7 करो और 30 के ऊपर 15% भरो, तो डबल नहीं होगा। So here now when we say कि pay 7% of value of exempted services, तो please keep that in mind, the value of exempted service will not be 100%, will be only abated portion, क्योंकि बाकी टैक्सेबल पोर्शन पे तो सर्विस टैक्स एक्चुअल में पे करना ही पड़ेगा। So please keep that in mind. These are the two things which we consider. अच्छा फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है यहाँ पे, क्या? तो कि ये जो पे 7% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विसेज है ना, उसमें जो 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, उसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमारे लिए रेलेवेंट बन रहा है। कौन सा? तो क्या ये कि अगर आप ये नेगेटिव लिस्ट की बात करो, मेगा एग्जम्पशन या कोई और एग्जम्पशन की बात करो या अबेटेड की बात करो, उसके अलावा भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे? तो कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि हम कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं। रेस्टोरेंट इज़ व्हाट वी अंडरस्टैंड एज टैक्सेबल सर्विस। रेस्टोरेंट में कोई आता है खाना खाने के लिए, उसको हम सर्व करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द फूड हम लोग उसको टोटल बिल देंगे, वो हमें सर्विस देगा, वो हमें पैसा देगा, कंसिडरेशन देगा। सो इट कैन बी सेड एज एन एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन एंड विच इज़ अ टैक्सेबल सर्विस, तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। अब मान लो कि हमारा एक ऐसा ट्रेडिशन है कि वीक में एक दिन, वंस एवरीबडी कंप्लीट्स देयर डिनर, एट द एंड रात को 11 बजे के बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो ज़रूरियातमंद लोग हैं या जो पुअर पीपल है उन्हें खाना देते हैं। अब पॉइंट ये है कि रेस्टोरेंट जब नॉर्मल लोगों को सर्विस देता है और सामने कंसिडरेशन लेता है तो ये टैक्सेबल ये सर्विस की डेफिनेशन में फॉल होता है। आपको सर्विस की डेफिनेशन पता है, सेक्शन 65B सब सेक्शन 44 में सर्विस को डिफाइन किया है, एनी एक्टिविटी विच इज़ अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन। सो हम लोग अगर नॉर्मल लोगों से कंसिडरेशन रिसीव करते हैं तो ये सर्विस हो गया, और ये सर्विस टैक्सेबल सर्विस भी है। बट हम बहुत सारे पुअर पीपल को वीक में एक दिन खाना खिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनसे कंसिडरेशन लेंगे नहीं। तो अगर उनसे कंसिडरेशन लेंगे नहीं तो सेक्शन 65B सब सेक्शन 44 की बेसिक कंडीशन ही वायोलेट हो रही है, तो उसके कारण वो सर्विस की ही डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब अगर सर्विस की डेफिनेशन में ना आए तो उसको एग्जाम तो बोल नहीं सकते। तो एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कहता है, तो कि एक्साइज डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि भाई आपने रेस्टोरेंट में लोगों को खाना खिलाया, उसके लिए आपने मटेरियल और सर्विसेज यूज किए,
उसमें कुछ लोगों ने कंसिडरेशन दिया तो उसको सर्विस बोल के तुमने टैक्सेबल सर्विस में ऐड करके उसके ऊपर सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, और कुछ लोगों से कंसिडरेशन ही नहीं लिया, तो दैट मीन्स वो तो सर्विस की डेफिनेशन से बाहर निकल गया। बट जो मटेरियल और सर्विसेज तुम्हारी रेस्टोरेंट में है वो तो दोनों के लिए यूज हो रहे हैं, तो जो टैक्सेबल वाला पार्ट है वहां तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, तो उन मटेरियल और सर्विस का क्रेडिट मिलना चाहिए। बट जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जा रहा है उसके लिए जो मटेरियल और सर्विस यूज हुए उसमें तो सर्विस ही नहीं है, तो सर्विस टैक्स लगने का तो चांस ही नहीं है। तो कंसीडरेशन ना हो तो टैक्सेबल सर्विस कैसे? सर्विस ही नहीं है तो टैक्सेबल सर्विस कैसे? और अगर टैक्सेबल सर्विस नहीं है तो जो मटेरियल सर्विस वहां यूज हुए उसमें तो डबल टैक्सेशन होने वाला नहीं है, तो क्यों उसका क्रेडिट अलाउ करे तुम्हें? बट प्रैक्टिकली सीधा रूल 6 अप्लाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो कि रूल 6 तब अप्लाई होता है जब कोई एक सर्विस टैक्सेबल होने एक सर्विस एग्जम्प्ट हो। यहां पे एक टैक्सेबल तो हो रहा है, दूसरा एग्जम्प्ट नहीं, दूसरा सर्विस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सर्विस की डेफिनेशन कोई मैच नहीं करता है। तो उसी के लिए फाइनेंस एक्ट 16 ने यहां पे एक और पॉइंट ऐड किया। क्या? तो एक स्पेसिफिक प्रोविजन यहां पे क्रिएट हो गया जिसमें यह मेंशन किया गया कि एनी एक्टिविटी which is not considered as service under section 65B subsection 44 of Finance Act. Any activity which is not considered as service as per section 65B subsection 44 of Finance Act will also be treated as exempt service for calculating rule 6. So अब अगर रेस्टोरेंट किसी पुअर पीपल को फ्री में दे रहा है वो रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट तो उसे एग्जम्प्ट सर्विस मानेगा। सो अब टैक्सेबल सर्विस एग्जम्प्ट सर्विस दोनों हो गया तो आपको ऑटोमेटिकली रूल 6 अप्लाई कर देना पड़ेगा उसके लिए। चाहे कोई बोले ठीक है चलो हमने रूल 6 अप्लाई किया, क्या करने का उसमें? तो कि एग्जम्प्ट सर्विस है उसका 7% पे करना का, ओके कर देंगे, बट एग्जम्प्ट सर्विस का वैल्यू क्या? क्योंकि ये तो फ्री है, तो क्या उसके लिए लिखा है यहाँ पे लॉ में प्रोविजन है क्या? तो कि अगर सिमिलर सर्विस तुमने किसी और को प्रोवाइड की हो तो उसका क्या वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लिया जाएगा, और अगर सेम वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लिया जाएगा तो उस वैल्यू का 7% आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। So this is very important. So please keep that in mind everyone, that these are the different criteria which are given under rule 6. So we have different options. अगर हम पहले से start करें यहाँ पे तो पूरा rule 6 मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको। When I say full rule 6, please keep that in mind. ये पूरा का पूरा नया substituted rule है, नया introduce नहीं हुआ है because old rule 6 था, but that has been substituted. Keep that in mind. Input services, capital goods. If you are using in non-exempted goods and non-exempted services, I'm sorry, rule 6 is not applicable, you take full credit. If you are using in exempted goods and exempted services, I'm sorry, again rule 6 is not applicable, आप कोई भी credit मत लो. So अगर आप खाली non-exempt portion या खाली exempt portion में deal कर रहे हो तो आप either of the side निकल जाओ, आप rule 6 से बाहर निकल गए. बट अगर आप अपने वहाँ पे एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड दोनों चीज़ें कर रहे हो, चाहे गुड्स हो के सर्विस हो, तो आपको उस सिचुएशन में रूल 6 में बाय डिफॉल्ट फॉल होना है. रूल 6 वेरी क्लियरली टेक एप्लीकेबल फॉर ऑल इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स. All, not for common. Please keep that in mind. All input services, capital goods. Second rule, it is assumed you are not maintaining separate register, so you have to claim full SENVIT credit. Assume it. After taking full SENVIT credit, now separate criteria for capital goods, input services. Capital goods, continue with SENVIT credit unless for continuous period of 2 years it is used exclusively in exempt goods or exempt services. If yes, then at the end of the year credit has to be reversed. If no, please continue with the credit. For input services, please keep that in mind. You have 2 options. Number 1, तुमने सारा credit तो लिया था ना, एक फिक्स अमाउंट भर के रिवर्सल कर दो. एग्जाम गुड्स की वैल्यू का 6%, एग्जाम सर्विसेज की वैल्यू का 7%. ये ऑप्शन 1 है. दूसरा ऑप्शन है प्रपोर्शनेट अमाउंट बेस्ड ऑन टर्नओवर के बेसिस पे. बट याद रखना जो भी ऑप्शन लो करना मंथली है कैलकुलेशन,
मंथली ही करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे तो जो होगा वो फाइनल होगा। अगर यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन करोगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टमेंट आने वाला है। और ऑलवेज याद रखना कि ये जो मंथली कैलकुलेशन है हमारा, उसके अंदर हमें ऑलवेज ये फॉलो करना है कि टोटल क्रेडिट, उसमें से एक्सक्लूसिव इनएलिजिबल क्रेडिट और एक्सक्लूसिव एलिजिबल क्रेडिट माइनस करके कॉमन क्रेडिट ढूंढो, और जो कॉमन क्रेडिट आया उसको तुम टर्नओवर के प्रपोर्शन में ले जाओ। एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। प्लीज कीप दैट इन माइंड, द टर्नओवर विल नॉट बी ऑफ करंट ईयर, करंट मंथ, इट विल बी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। So friends, that's it in relation to rule 6. Now moving towards the next rule. Friends, let us take up a small topic, that is sales commission as sales promotion. Actually फ्रेंड्स, ये कुछ जजमेंट्स आए और उसके कारण सेल्स कमीशन को ये बोला गया कि इट इज़ नॉट अ सेल्स प्रमोशन. Then there was a clarification issued at a later stage, but again a verdict was against, and ultimately a notification has been brought which says that sales commission would be considered as sales promotion. Let us understand the concept first. Friends, input service की जो हमारी definition है, जिसमें हमें अलग अलग सर्विसेज का क्रेडिट मिलता है, उस डेफिनेशन में जैसे आपको याद होगा तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इंक्लूजन लिस्ट है, जिसके अंदर अराउंड 22-23 सर्विसेज के लिए मेंशन किया है जिसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए आपको, विच इज़ एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट. उस लिस्ट में आपको ये लिखा गया है कि सेल्स प्रमोशन का क्रेडिट मिलता है. दैट मीन एडवर्टाइजमेंट है, मार्केट रिसर्च है, सेल्स प्रमोशन है, ऐसी अलग अलग सर्विसेज है जिसका आपको क्रेडिट मिलता है. तो ये सेल्स प्रमोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको क्या उस सर्विस का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स प्रमोशन, उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कि एज पर इनपुट सर्विस डेफिनेशन सेल्स प्रमोशन का तो क्रेडिट मिलेगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. बट अब कुछ कंपनीज है जिन्होंने सेल्स कमीशन का क्रेडिट लिया हुआ था, और जब उन्हें पूछा गया कि ये क्रेडिट आपने कौन सी कैटेगरी में लिया है, बिकॉज इट इज़ नो वे रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और इवन नॉट रिलेटेड फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल, तो आपने ये क्रेडिट कौन सी कैटेगरी में लिया है. तो ऑब्वियस एन ऑफिशियल आंसर वॉज गिवन बाय द कंपनी दैट ये सेल्स कमीशन का क्रेडिट हम ले रहे हैं अंडर द कैटेगरी कॉल्ड सेल्स प्रमोशन. वन ऑफ द कंपनी जिसका एग्जाम्पल दूँ इज कैडिला हेल्थ केयर, one of the finest company in the pharmaceutical business, Cadila Healthcare. इनका कुछ 2013 के अराउंड वर्डिक्ट आया था, गुजरात हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था. इट वाज रिलेटेड टू सेल्स कमीशन वेदर कंसिडर्ड एज सेल्स प्रमोशन और नॉट. व्हाट वाज एन एक्चुअल इशू? तो कैडिला एज अ फार्मा कंपनी हैज अपॉइंटेड वेरियस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पे कुछ बात थी फॉरेन एजेंट्स की. सो फॉरेन मार्केट्स में उन्होंने कुछ एजेंट्स अपॉइंट किए थे, और ये एजेंट्स उन मार्केट्स में डॉक्टर्स को जाके ये प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताते थे, और अकॉर्डिंगली अगर डॉक्टर्स को ये प्रोडक्ट वर्थ लगे तो डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसे ऐड कर देते थे. और बिकॉज डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसे ऐड कर देते थे, तो उसके कारण उन एरियाज़ में, उन ज्यूरिसडिक्शन में, उन सिटीज़ में, उन स्टेट्स में ये प्रोडक्ट का सेल बढ़ता था, और जितना उन प्रोडक्ट का सेल उन एरिया में होता था उतना ये लोग कमीशन ऑफर करते थे उन एजेंट्स को जो उस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है. दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस फॉलोड बाय एंटायर इंडस्ट्री. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो कमीशन इन्हें पे किया जा रहा था वो अगेंस्ट देयर सर्विस था, and because it was against a service, a commission, so it was considered as a consideration for a service where the service tax is applicable. तो ये जितना भी सर्विस टैक्स चार्ज होता था उसका ये कंपनी क्रेडिट ले रहा था अंडर द कैटेगरी कॉल्ड इनपुट सर्विस. A notice was served to them asking कि in which category they are taking the credit, because it is nowhere related to manufacturing of final product or it is nowhere used for clearance of goods up to the place of removal, जो basic point है definition का. So company gave a counter answer saying that we are taking the credit of the same under an illustrative list, inclusion list given in the definition under the particular point called sales promotion. That is where the department took an objection. Why? So they've tried to differentiate the sales commission and sales promotion activity. What department said is, sales promotion के लिए आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, माने
मान लो कि आपने कोई ब्रांड एम्बेसडर हायर किया है जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहा है, अलग अलग शोज़ में, अलग अलग इवेंट में, और वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, और आप उसे एक फिक्स अमाउंट या जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है वो उन्हें पे कर रहे हो। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज प्रमोशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय दैट पर्सन विच रिलेट्स टू सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट। दैट इज़ व्हाट वी अग्री एज सेल्स प्रमोशन। और उसमें जो भी अमाउंट पे किया जाएगा उस पर सर्विस टैक्स चार्ज होगा, दैट्स ओके, और उसका क्रेडिट भी मिलेगा आपको। बट आप ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को कमीशन क्यों देते हो? तो कंपनी गेव द काउंटर आर्ग्यूमेंट सेइंग दैट ये जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अलग अलग एरिया में जाते हैं, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में जाते हैं, डॉक्टर्स को जाके हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट समझाते हैं, माने वो हमारी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं और उसलिए हम उन्हें पैसे देते हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट इज वेरी क्लियर। क्या आप उनको इसलिए पैसा देते हो कि वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, या फिर बिकॉज वो प्रमोट करते हैं उसके कारण उस एरिया में प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ता है और वो सेल्स के कुछ परसेंटेज आप उन्हें कमीशन देते हो? अच्छा, मान लो कि वो आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने जाए बट फिर भी उस एरिया में प्रोडक्ट का सेल ना बढ़े, तो क्या आप उन्हें कमीशन देने वाले हो? अगर आप उन्हें फिर भी कमीशन देने वाले हो तो यस, ये प्रमोशन के लिए है। बट अगर आप उन्हें सेल्स होने के बाद ही कमीशन देने वाले हो तो क्या ये कमीशन प्रोडक्ट के प्रमोशन के रिलेटेड है या एक्चुअल सेल के रिलेटेड है? और अगर ये एक्चुअल सेल के रिलेटेड है तो आई एम सॉरी, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेल्स प्रमोशन सर्विस। एंड इन दैट कैटेगरी जितना भी सर्विस टैक्स का क्रेडिट कंपनी ने लिया है ये पूरा का पूरा डिसअलाउ हुआ। गुजरात हाई कोर्ट हैज अग्रीड फॉर दैट पॉइंट। ऐसा वर्डिक्ट और 2-3 केस स्टडीज में आया जो बैक टू बैक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सो 2015 के अराउंड एक एक क्लैरिफिकेशन इश्यू हुआ कि सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आया कि सेल्स कमीशन विल बी कंसिडर्ड एज सेल्स प्रमोशन और उसका क्रेडिट सेल्स प्रमोशन कैटेगरी में आप ले सकते हो। सो इट वाज नॉर्मली थॉट और आइडेंटिफाइड कि अगर सीबीएसई सर्कुलर इशू करता है तो अब फ्यूचर में कभी भी डिपार्टमेंट सेल्स कमीशन की क्रेडिट को डिसअलाउ नहीं करेगा अंडर सेल्स प्रमोशन कैटेगरी। बट 2015 में अगेन गुजरात हाई कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट दिया इन द कंपनी कॉल्ड एस्टिक डाइस्टफ। व्हाट हैज हैपेंड इज, इनके केस में भी उन्होंने सेल्स कमीशन कैटेगरी में क्रेडिट लिया था। गुजरात हाई कोर्ट क्या कह रहा है, तो कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, हमारा खुद का ही प्रीवियस वर्डिक्ट जहां पे हम बोल चुके हैं कि सेल्स कमीशन इज नॉट अ सेल्स प्रमोशन, और दूसरा सीबीएसई का सर्कुलर जिसमें ये बोला है कि सेल्स कमीशन इज अ सेल्स प्रमोशन। हम किसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करें? तो हम सीबीएसई के सर्कुलर के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है जो बाइंडिंग हो, ये एक सिंपल सर्कुलर है और हमारे पास अपना खुद का एक पास जजमेंट है जो हमारे लिए मोर रिलायबल है because it's based on facts and figures. So then we would stick to our opinion and we would still say that the sales commission is not a sales promotion. Friends, 2015 में जब ये verdict आया तो ultimately to clear the intention कि sales commission का credit sales promotion category में देने के लिए Finance Act 2016 में ये clear amendment आ गया notification के through कि सेल्स कमीशन वुड डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज सेल्स प्रमोशन और उसका क्रेडिट इस कैटेगरी में मिलने वाला है।